प्रणाम। मैं बोज्जा रामादेवी श्यामయ్య, हिंदी प्राध्यापिका, हिंदी विभाग, शासकीय महिला कलाशाला करीमनगर, शातवाहना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। आज का मेरा पाठ द्वितीय भाषा हिंदी के रूप में प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर का पाठ ब्रिज कोर्स के अंतर्गत हिंदी भाषा का परिचय कराना चाहती हूँ। हिंदी भाषा का परिचय। भाषा का अर्थ होता है कि पशु पक्षियों में संज्ञाओं से और कलरवों से, चिलकारियों से, फिर सूंघने से, हाव भावों से अपने भावों का प्रकट करते हैं। मनुष्य को भगवान से दिया गया एक वरदान समझना चाहिए कि जो अपने भाव को प्रकट करने के लिए जो वाणी का अद्भुत वरदान भगवान से दिया गया देन है। भाषा मनुष्य को भगवान से दिया गया देन समझनी चाहिए। इस विश्व में प्रकट होने वाले, जीवित होने वाले सभी पशु पक्षी प्राणियों में से मनुष्य का अद्भुत वरदान होता है, जो बात करना, हंसना, अपने भावों को, हाव भावों को अच्छी रूप से, स्वच्छता से प्रकट करने का जो वरदान दिया गया है भगवान से। अगले प्राणी कोटि को यह वरदान नहीं दिया हुआ है, इसलिए मानव जन्म दुर्लभ से मिल जाता है। इस भगवान का देन को हम सकारात्मक रूप से जीवन बिता के भगवान में लीन होने चाहिए। और भाषा भगवान से दिया गया देन समझनी चाहिए। मनुष्य का ही वाणी पर सर्वाधिकार होता है, इसलिए वाणी को कभी भी दुरुपयोग नहीं करनी चाहिए। वाणी को सत्वाणी से, सत्वाक्य से हम एक दूसरों से अपने हाव भावों को, अपने भाव प्रकट कर सकते हैं। इस तरह का भाषा मनुष्य का देन है, वरदान है। फिर भाषा का परिभाषा देखें तो मनुष्य की सार्थक व्यक्ति वाणी है, व्यक्तित्व का प्रदान करता है। सार्थक व्यक्ति कहने के लिए वाणी ज़रूर होता है। व्यक्ति वाणी का पूरक होते हैं एक दूसरे से। व्यक्ति, वस्तु, वाणी, इससे समाज की जो परिणाम क्रम का चक्र चलता रहता है। वस्तु, व्यक्ति, वाणी और समाज अविनाभाव जो संबंध रखते हैं, इस तरह का व्यक्ति का व्यक्त हुआ वाणी सच्ची और सत्वाक्य होनी चाहिए। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है वाणी, वाणी का अर्थ है बात, जो मुँह से निकलने वाला जो शब्द। इसके द्वारा मनुष्य अपने हाव भावों को, विचारों को प्रकट कर सकते हैं। जो भाषा की परिभाषा देना कठिन कार्य होता है, फिर भी भाषा वैज्ञानिकों ने इसकी अनेक परिभाषाएं दी हैं, किंतु ये परिभाषाएं पूर्ण नहीं हुए हैं। हर में कुछ न कुछ त्रुटि पाई जाती है। फिर कभी न कभी हम देखें तो भाषाओं की जो परिभाषा देने वाले ही समझो, नहीं तो अन्य विषय के बारे में परिभाषा देने वाले भी लेने पर भी एक दूसरे के जो मत से विभिन्न रहता है। वह सरल साधारण सा जो बात है, सभी लोगों के जो मत एक सा होने नहीं चाहिए, एक जैसा होने की ज़रूरत भी नहीं है। व्यक्तियाँ अपने जो विचारों को अलग अलग रूपों से व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह का जो भाषा का परिभाषा भी अनेक प्रकार के जो
व्यक्तिकरण किया गया है। और मनुष्य के द्वारा उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं, उस यादृच्छिक रूढ़ि ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। देखिए, हम साधारणतया बोलने पर हमारे आचार विचारों को, हाव भावों को शब्दों के रूप में व्यक्त करने के लिए जिस संज्ञा का जो हम प्रयोग करते हैं उसको भाषा कहते हैं। फिर यहाँ 3 बातें विचारनी है कि भाषा ध्वनि संकेत है, वह यादृच्छिक है, वह रूढ़ है। फिर भाषा ध्वनि से ध्वनि युक्त संबोध को ही भाषा कहते हैं, यादृच्छिक है। हम ऑटोमेटिकली भाषा का जो प्रयोग कर सकते हैं वह सुदृढ़ रहता है। भाषा मनुष्य से परे नहीं रहता कभी भी, हमेशा भाषा मनुष्य एक दूसरे से पूरक रहते हैं। फिर सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। या संकेत स्पष्ट होना चाहिए। मनुष्य को जटिल मनोभावों को भाषा व्यक्त जो करती है, किंतु केवल संकेत भाषा नहीं है। रेलगाड़ी का जो गाड़ी हरी झंडी दिखाकर यह भाव व्यक्त करता है कि गाड़ी अब खुलने वाली है, किंतु भाषा में इस प्रकार के संकेत का महत्व नहीं है। सभी संकेतों को सभी लोग ठीक ठीक समझ भी नहीं पाते और न इससे विचार ही सही व्यक्त हो पाते हैं। सारांश यह है कि भाषा को सार्थक और स्पष्ट होना चाहिए। भाषा यादृच्छिक है बोले हैं ना, इसलिए भाषा को व्यक्त करते समय कुछ न कुछ संकेत की ज़रूरत नहीं पड़ता, जैसे कि रेलगाड़ी या वायुयान जहाज़ जो स्टार्ट करते समय, शुरू होते समय, चलते समय उसके लिए हरी झंडा जो दिखाकर सिग्नल देते हैं कि जो संज्ञा देते हैं कि हम आप चल सकते हैं। उसी तरह का जो भाषा को एक व्यक्ति को पकड़कर हम हाँ अब तुम बात कर सकते हो, ऐसा नहीं जो कर सकते हैं हम। इसलिए भाषा को कोई ऐसा पाबंदी नहीं है, इसलिए हम प्रबंध करके भाषा को जो उपयोग करनी चाहिए। भाषा हमारी जो इच्छानुसार यादृच्छिक चलता है, इसलिए इच्छानुसार उसका प्रयोग नहीं कर सकते। इसके लिए थोड़ा सा पाबंदी की भी ज़रूरत होती है। जो भाषा की प्रकृति, उसका गुण के बारे में देखें तो भाषा सागर जैसा होता है। भाषा मतलब एक ही नहीं, इस संसार में अनेक प्रकार के भाषाएं, सैकड़ों भाषाएं हैं और मूल भाषाएं हैं, लिपियुक्त भाषाएं हैं, अलिपि भाषाएं हैं और भाषाओं के लिए उपभाषाएं भी हैं और उपबोलियां हैं, बोलियों के लिए उपबोलियां भी हैं। इस तरह का अनेक प्रकार के जो भाषा मनुष्य अपने जो विचार विनिमय व्यक्त करने के लिए भाषा का जो सौलभ्य को तैयार किया है, इसलिए भाषा की जो प्रकृति को हम हमेशा माननी ही चाहिए। उसको गौरवमय करते हुए हम हमारे जीवन में उसका एक अमूल्य वस्तु जैसा हमारे साथ उनको भी प्रवाहित होनी चाहिए। हमारे जो यह प्रवाहमय जीवन में भाषा का भी बहुत अमूल्य स्थान होता है। भाषा की प्रकृति मतलब भाषा का जो चरित्र चित्रण हमारे जुबान पर ही निर्भर होता है। भाषा के लिए और एक भाषा का अर्थ होता है कि वह एक व्यक्ति नहीं है जो समय सीमा को पाबंदी अपने आप पर लगाकर हम पर लागू नहीं कर सकती जो भाषा। इसलिए भाषा का जो प्रयोग मनुष्य करते हैं, इसलिए भाषा को हमेशा गौरवमय अन्वित करनी चाहिए। भाषा एक सागर जैसा होता है, अनेक प्रकार के जो नदियाँ नालियाँ आकर उसमें बह जाता है। इसलिए भाषा को, जो भी भाषा हो, उस भाषा को सागर का जो उपमा दिया जाता है। भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। हर भाषा के अपने प्रकृति, आंतरिक गुण, अवगुण होते हैं। भाषा एक सामाजिक शक्ति है।
भाषा के बिना समाज टिक नहीं पाता है, इसलिए समाज में रहने वाले हर मनुष्य भाषा को अच्छी तरह का जो प्रयोग करनी चाहिए। अच्छी भाषा बुरी भाषा भी होता है, मगर अच्छा है या बुरा व्यक्ति पर निर्भर होता है। मनुष्य उसे अपने पूर्वजों से सीखता है और उसका विकास करता है। यह परंपरागत और आर्जित दोनों ही है। भाषा हमारे पूर्वजों से संस्कृति के साथ साथ भाषा का जो हमारा जो निधि जैसा प्राप्त होता है। फिर व्यक्ति स्वयं भी अपनी भाषा को तैयार करके अपनी भाषा का प्रयोग भी कर सकता है। कथित और लिखित। फिर जीवांत जो भाषा बहता नीर की तरह सदा प्रवाहित होती रहती है। भाषा के दो रूप हैं, कथित और लिखित। भाषा निरंतर निरामय निराली जो प्रवाहमय होती है, इसलिए भाषा को हमेशा स्वच्छ और सीधा स्वच्छता का जो आपादित करते हुए उसको प्रवाहमय बनाने व्यक्ति का कर्तव्य बनता है। जैसे कि जो भाषा को दो रूपों में प्रयोग कर सकते हैं, कथित लिखित। भाषा हमारे विचार हाव भावों को हम बातों से बोल सकते हैं और लिखावट से भी बोल सकते हैं, इसलिए भाषा को दो रूपों में प्रयोग कर सकते हैं, मुंह बोली और हाथ लिखावट। इस तरह का बोलकर और लेखन के द्वारा हमारे हाव भावों को हम प्रकट कर सकते हैं। भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्दों से और शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। देखिए, सागर भी एक एक बूंद से भरकर सागर बन जाता है। नदी, नालियाँ, झरना, तालाब, कुएं, पूरा एक एक बूंद के पानी जैसा है, समृद्धि से एक जलाशय के रूप में दर्शाता है। मगर अचानक जो बाढ़ के रूप में आने वाले पानी भी एक एक बिंदु से ही जो ऐसा जलराशि बनता है। उसी तरह का भाषा का अर्थ होता है कि भाषा मतलब कुछ वाक्यों का समुदाय होता है। वाक्य मतलब कुछ शब्दों का समुदाय होता है। शब्द मतलब कुछ वर्णों का समुदाय होता है। वर्ण मतलब फिर वर्ण के रूप में, वर्णमाला के रूप में, फिर उसके मूल भाव को भी देखना पड़ता। इसलिए वर्ण ध्वनि से बनता है। ध्वनि से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से भाषा बन जाता है। इस तरह का जो अपूर्वमयी हमारे जो हाव भावों को प्रकट करने वाली जो भाषा को, हर एक की भाषा को हम हमेशा महत्वपूर्ण ही समझनी चाहिए। जो ऐसा जीवित व्यक्ति के जीवन विधान में भाषा एक प्रमुख स्थान जो पाती है, उस तरह का जो भाषा हिंदी भाषा के रूप में आने पर, हिंदी भाषा उत्तर भारत के जो पहल उत्तर भारत के जो ब्रजभूमि में उत्पन्न होने वाले जो ब्रज भाषा के रूप में हिंदी का उद्भव हुआ है। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है, या प्रायः हिंदी, फिर संस्कृत, हिंदी की माता संस्कृत कहा जाता है। फिर उत्तर भारत में अपभ्रंश के साथ वेद या रूप प्रचलित थे, जिनसे आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ। ये 7 प्रकार के अपभ्रंश इस प्रकार हैं, जिसके सामने उससे जन्मी आधुनिक भाषाओं के नामों का उल्लेख किया जाता है। अपभ्रंश भाषा हिंदी का जो मूल भाषा कहा सकते हैं। इसमें 7 वेद हैं। शौरसेनी अपभ्रंश मतलब शौरसेनी अपभ्रंश से ही जो आधुनिक हिंदी भाषा के रूप में हम सीखते हैं ना, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, शौरसेनी अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत आता है।
हिंदी की जो मूल भाषा क्या है? अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा में फिर 7 वेद हैं। 7 वेदों में पहला शौरसेनी अपभ्रंश भाषा है। शौरसेनी अपभ्रंश भाषा में आधुनिक हिंदी भाषा जो कहते हैं हम, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली भाषा। पैशाची अपभ्रंश के अंतर्गत जो पंजाब के क्षेत्र में रहने वाले लहंदा पंजाबी लैंग्वेज आता है। ब्राजड़ अपभ्रंश के सिंधी भाषा आता है। खस अपभ्रंश में पहाड़ी, खुमानी, गढ़वाली जो भाषाएं आता है। खस अपभ्रंश के अंतर्गत महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के अंतर्गत मराठी आती है। अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत पूर्व हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूरा हिंदी के भाषाएं समझनी चाहिए। मागधी अपभ्रंश में बिहार के जो बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया, ये पूरा देखिए, पूरे हमारे देश में रहने वाले सारे आधुनिक भारतीय भाषाएं किस भाषा से उद्भव हुए हैं? पूरा अपभ्रंश भाषा से ही उद्भव हुए हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम को छोड़ के, बंगाली को छोड़ के पूरे सारे जो 75% भाषाएं अपभ्रंश से ही आधुनिक भाषाओं का उद्भव हुआ है, ऐसा समझ सकते हैं। फिर हिंदी की मूल उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से, मतलब पश्चिमी हिंदी से पाई गई है। हिंदी के अंतर्गत उसके रूप प्रचलित हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के जो हम प्रायः हिंदी, मतलब हिंदी प्रायः उसका नाम है, मगर क्षेत्रों के अनुसार हिंदी को अनेक प्रकार के नाम हैं। जैसे कि ब्रज भूमि में ब्रज भाषा बोलते हैं, मथुरा गुजरात के प्रांत में कनौजी बोलते हैं, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू और राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी। पहाड़ी प्रदेश की बोलियां हैं कुमाऊनी, गढ़वाली। थोड़ा सा जो अपने जो भाषा के जो थोड़ा सा भेद, विभिन्न उसके जो उच्चारण में थोड़ा सा अंतर होता है, मगर ये पूरे जो हिंदी भाषाओं के अंतर्गत ही आते हैं। हिंदी में अनेक उपबोलियों के रहते हुए भी खड़ी बोली ही उसकी मूल भाषा बन गई। अनेक प्रकार के उपबोलियां हैं, मगर खड़ी बोली स्वच्छ हिंदी भाषा के रूप में आती है, जो पिछले 200 वर्षों से विकसित होती रही है। खड़ी बोली भाषा, इसकी समृद्धि में इसकी सभी बोलियां योगदान करती रही है और इस प्रकार यह देश के कोने कोने में फैलती गई है हिंदी भाषा। फिर हिंदी भाषा में खड़ी बोली साहित्य भी बहुत प्राचुर्य पाया गया है। जो हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय और इसका नामकरण को देखें तो हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये शब्द संस्कृत के नहीं हैं, फारसी के हैं। जो हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान शब्द फारसी के शब्द हैं। हिंदी भाषा का जन्म उत्तर भारत में हुआ है, पर उसका नामकरण ईरानियों ने और भारत के मुसलमानों ने किया है। यह बात कुछ ऐसी ही है कि बच्चा हमारे घर जन्मे और उसका नामकरण हमारे पड़ोसी करें उस तरह का जो हिंदी का नामकरण हुआ है। फिर मतलब जो हमारे देश में हमारे घर में पैदा होने वाले जो बच्चे का महत्व हम नहीं पहचान सके, मतलब बाजू के घर वाले पहचान कर उसका एक अच्छा नामकरण दिया है, जो हिंदी से फिर हिंदू से हिंदुस्तान बन गया। इस तरह का जो बहुत अच्छी बात है। हिंदी किसी संप्रदाय का, धर्म की भाषा नहीं है, इस पर सबका समान अधिकार है। हिंदी नामकरण की एक बड़ी ही दिलचस्प कथा है, उसका विवरण देखिए। 8वें हिंदी का अर्थ होता है कि हिंदी केवल एक जाति, धर्म नहीं लेनी चाहिए। धर्म का अर्थ होता है सभी लोगों को समान रूप में अधिकार देने वाला ही धर्म कहलाता है।
मगर हिंदी का अर्थ होता है कि हिंदी किसी वर्ण और किसी जाति, किसी व्यक्ति की जो भाषा नहीं है। हिंदुस्तान में, भारत देश में रहने वाले सभी लोगों की भाषा है हिंदी भाषा। और 8वीं सदी से आज तक हिंदी को 3 अर्थों में ग्रहण किया गया है, व्यापक अर्थ में, सामान्य अर्थ में, विशिष्ट अर्थ में। जब तक मुसलमान भारत में नहीं आए तब तक हिंदी शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता रहा। व्यापक अर्थ में हिंदी या भारत से संबंध किसी भी व्यक्ति, वस्तु तथा हिंदी या भारत में बोली जाने वाली किसी भी आर्य, द्रविड़ या अन्य भारतीय भाषाओं के लिए प्रयुक्त होती थी। ईरानियों की प्राचीनतम धर्म पुस्तक अवेस्ता, जो अवेस्ता बोलते हैं ना, अवेस्ता ग्रंथ में हिंदी, हिंदू आदि शब्द मिलते हैं हमको। मध्यकालीन ईरान में हिंदू में एक जो विशेषण प्रत्यय अंत में जुड़ने वाली जो एक शब्द लगाकर हिंदीक, फिर हिंदोग शब्द बना। कालांतर में अंतिम व्यंजन लुप्त होकर हिंदी शब्द हिंद के विशेषण रूप में प्रचलित हुआ। प्रारंभ में हिंदी शब्द देशबोधकता। कुछ लोग हिंदी का संबंध सिंधों से जोड़ते हैं क्योंकि ईरानी लोग स का उच्चारण हा की तरह करते हैं, जैसे बंगाली लोग व को ब के रूप में प्रयोग करते हैं ना, उसी तरह का। जो 8वीं सदी तक ईरानियों का द्वारा हिंदी शब्द का ऐसा ही प्रयोग होता था। ईरान से ही हिंद और हिंदी शब्द अरब, मिस्र मतलब ग्रीक, सीरिया तथा अन्य देशों को प्राप्त हुए। किंतु इस प्राचीन व्यापक अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग अब नहीं होता। भारतीय संबंधित जो संविधान ने इस शब्द का ग्रहण भारतीय जो संघ की राजभाषा के रूप में किया है। भारत के प्राचीन ग्रंथों में हिंदी, हिंद और हिंदू शब्दों का प्रयोग नहीं मिलता। जंड अवस्था में इनका शब्द जो हमको मिलता है। इस तरह का जो हिंदी शब्द का उत्पत्ति जो हुआ है, नामकरण। फिर हिंदी के क्षेत्र, इससे पहले भी हम सीख चुके हैं कि भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी आज सारे देश की जो भाषा है, संविधान में जो लिया गया है राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में। फिर सिद्धांत की दृष्टि से हिंदी का जो रूप राष्ट्रभाषा के लिए ग्रहण किया गया है, उसके भौगोलिक क्षेत्र का सीमांकन भी किया गया है। उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा की जो तलहटी तक, और पूर्व में भागलपुर से पश्चिम में अमृतसर तक हिंदी कड़ी बोली के रूप में फैल गई है। और साहित्य, पत्रकारिता, फिर पत्रकारिता का अर्थ होता है कि न्यूज़पेपर्स, स्कूल, कॉलेज, प्रशासन, विधानसभा और विधान परिषदों में हर दिन व्यवहार में आ रही है जो खड़ी बोली भाषा हिंदी। ऐतिहासिक परंपरा को ध्यान में रखते हुए अधिकतर विद्वानों ने हिंदी क्षेत्र को 2 भागों में बांटा है, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। इन दोनों क्षेत्रों में हिंदी की अनेक बोलियां प्रचलित है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अनेक भाषाएं, उपभाषाएं, बोलियां भी प्रचलित हैं, जो अब हम घरों में ही व्यवहृत होती है। हिंदी क्षेत्र को खंड खंड कर देखने का अब जो समय नहीं बचा। पूरे भारत में हिंदी कोने कोने में बोली जाती है और परंपरा उसकी प्रवाहमान सामाजिकता को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना उचित न होगा। इसलिए हिंदी को जो सार्वजनिक, जो साधारणतया भाषा के रूप में हम देख सकते हैं, आम जनता हिंदी को अच्छी तरह समझ सकते हैं, बोल सकते हैं और सुन सकते हैं। आसानी, सभी लोगों की जो आसानी से जो बोली जाने वाली
सुलभ सरल मधुर भाषा है हिंदी। हिंदी केवल अक्षर अक्षर जो शिक्षित लोगों से ही नहीं, अशिक्षित अनपढ़ लोगों को भी प्रिय भाषा के रूप में हमारे सामने आता है। किसी भी राज्य को राष्ट्र के, हमारे भारतवर्ष के किसी भी राज्य को कोने कोने पर जाने पर भी हमको अन्य भाषाओं से अपरिचय जो होने पर भी हम हिंदी के द्वारा हम हमारे जो कामकाज को चला सकते हैं। इस तरह का जो हिंदी सभी भारतीयों की जो प्रिय भाषा बन गया है। शिक्षित लोग अंग्रेज़ी में और अनेक प्रकार के जो भाषाओं में अपने कामकाज कार्यक्रम का जो आदान प्रदान कर सकते हैं, मगर अनपढ़ शिक्षित लोग हिंदी के माध्यम से ही अपने जो कार्यकलापों का जो निर्वाह करते हैं। इस तरह का जो हिंदी का क्षेत्र यहाँ तक ही सीमित है ऐसा नहीं कह सकते हैं। हिंदी का क्षेत्र पूरे भारतवर्ष ऐसा कहना बहुत समुचित माना जाता है। जो हिंदी भारतीयों की जो प्रिय भाषा है, कोई भी इसका विरोध करने पर साधारण आम जनताओं की जो जुबान पर नाचने वाली मृद मधुर सरल साधारणतया आम की भाषा, आम जैसा मीठी मधुर आम लोगों की भाषा है हमारी जो हिंदी भाषा। इसलिए हिंदी के जो क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक ही ऐसा कहना अनुचित होगा। पूरे देश के गतिमय भाषा, गतिमान गौरवमय गरिमा भरित भाषा हिंदी, ऐसा हम बोल सकते हैं, गर्व से बता भी सकते हैं। देश की केंद्रीय शक्ति ज्यों ज्यों मजबूत होती जाएगी, हिंदी और भी समृद्ध होगी। राजनीतिज्ञों से अधिक इसे जनता का बल प्राप्त है। देखिए, किसी भी जो बल और प्रदेशों में और मनुष्यों के मन में गाड़ने के लिए राजनीतिज्ञों का जो उस स्थान के नेताओं की जो शक्ति को जोड़ना पड़ता है, मगर हिंदी को जो गौरवमयान्वित देने के लिए किसी भी राजनीतिक नेता की ज़रूरत नहीं है। आम जनता की शक्ति ही इस हिंदी को आगे लेते जाती है। इस तरह का जो हिंदी सर्वमयी सर्वशक्तिमयी कहलाती है। हिंदी का महत्व को देखने पर संसार में कुल मिलाकर लगभग 2800 भाषाएं हैं, जिनमें 13 ऐसी भाषाएं हैं जिनमें बोलने वालों की संख्या 60 करोड़ से आजकल 70 करोड़ जैसा 70 करोड़ से अधिक हैं। जो संसार की भाषाओं में हिंदी भाषा को तृतीय स्थान प्राप्त जो हुआ है, इसके बोलने वालों की संख्या 30 करोड़ से जो अधिक है। आजकल भारत के बाहर भी हिंदी बोली जाती है। बर्मा, श्रीलंका, मॉरिशस, ट्रिनिडाड, फिजी, जो मलेशिया, सूरीनाम, दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका में भी हिंदी बोली जाती है। मतलब दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका में ज़्यादातर मुसलमान लोग होते हैं, इसलिए थोड़ा सा हिंदी जो उनकी परिभाषा रहा है। इस तरह का जो भारतीय जहाँ तहाँ फैले हुए हैं, वहाँ हिंदी ज़रूर बात करते हैं। हिंदी का जो विनिमय विचार ज़्यादातर होता रहता है। जो हिंदी बोलने वालों की संख्या काफ़ी है पूरे संसार में। एशिया जो देश की भाषाओं में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो अपने देश के बाहर बोली और लिखी जाती है, इसलिए हिंदी बहुत गौरवान्वित भाषा कह सकते हैं। हिंदी हमारे देश में युग युग से विचार विनिमय का माध्यम रही है।
यह केवल उत्तर भारत की भाषा नहीं, कुछ लोग ऐसा एक रूढ़िवादिता से के साथ जो लोगों में यह दुष्प्रचार किया है कि हिंदी केवल उत्तर भारत लोगों की जो भाषा है, मगर ऐसा कहना बहुत अनुचित माना जाता है। वह कदापि सही नहीं है। वह बहुत गलत बात है कि हिंदी केवल उत्तर भारत देश की भाषा है, उत्तरी लोगों की भाषा है। हिंदी केवल उत्तरी लोगों की भाषा नहीं है, बल्कि पूरे सारे भारतवर्ष की जो प्रिय भाषा बन गई है। भारत के जो प्राचीन आचार्यों ने, दक्षिण के प्राचीन आचार्यों ने, वल्लभाचार्य, जो विट्ठल रामानुज, रामानंद आदि ने भी इसी भाषा के माध्यम से अपने सिद्धांतों और मतों का प्रचार किया है। हिंदी भाषी राज्यों के संत कवियों ने, जो आसाम के शंकरदेव, महाराष्ट्र के नामदेव और ज्ञानेश्वर, गुजरात के नरसिंह मेहता, बंगाल के चैतन्य स्वामी इत्यादि लोग भी जो हिंदी में अपने अपने भाषण देते हुए हिंदी पर जोर दिए हैं। इसलिए हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि हिंदी केवल उत्तर भारत देश की भाषा ही नहीं, बल्कि भारतवर्ष की समूची भाषा जो माननी चाहिए हमेशा 100%। इसी भाषा को अपने धर्म और साहित्य का माध्यम बनाया सभी जो हमारे संत महादेवों ने। आज हिंदी किसी न किसी रूप में पूरे देश में प्रचलित है। जो अनपढ़ के जुबान में नाचने वाली एक ही मधुर भाषा है हिंदी। हिंदी 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 एक जीवित और सशक्त भाषा है। इसने अनेक देशी और विदेशी शब्दों को अपनाया है। जो हिंदी मतलब हिंदी एक ही कड़ी बोली फिर अपभ्रंश के शब्दों को नहीं लेती है। पूरे देश में रहने वाले अनेक भाषाओं से भाषाओं को शब्दों को अपने में लुप्त करके एक संयुक्त भाषा के रूप में हमारे सामने आती है। हिंदी सजीव जीवित भाषा है। सभी लोगों के ज़ुबान पर बोली जाने वाली सजीव सी जो भाषा है हिंदी भाषा सशक्त भाषा है। अनेक देशी और विदेशी शब्दों को अपनाया है हिंदी ने। जो इसकी पाचन शक्ति कमज़ोर नहीं है। जो हिंदी में जितना भी शब्द आकर मिल जाने पर भी जो अच्छी तरह पचा सकती है हिंदी भाषा। सभी लोगों के जो शब्दों को आलिंगन करके अपने में समा लेती है हिंदी भाषा को उतनी जो सारे पाचन शक्ति है कि जितना भी जो भाषाओं की शब्दों को अपने में लीन होने देकर जो पाचन करने की बहुत बड़ी क्षमता रखती है हिंदी भाषा। इसने अन्य भाषाओं की ध्वनियों को, शब्दों को, मुहावरों को और कहावतों को जो अपने अंदर पचाया है। इस प्रकार हिंदी ने अपने शब्द भंडार और अपनी अभिव्यक्ति को समृद्ध किया है। हिंदी एक जीवित भाषा है। हिंदी हर एक जुबान में जो बोली जाने वाली सजीव भाषा है। जो इसका प्रचार प्रसार बढ़ता जा रहा है आजकल। जो भारत में हिंदी एक सरल भाषा है, जिसके कारण इसका व्यवहार देश के कोने कोने में हो रहा है। जो हिंदी सिर्फ उत्तर भारत लोगों की जो भाषा है, ऐसा कहना मूर्ख लोगों की जो मुँह लगना जैसा लगता है। जो हिंदी की विशेषता के रूप में आने पर अन्य भारतीय भाषाओं की तरह हिंदी की संस्कृत पर आधारित है। इसकी अपनी प्रकृति है, पर इसने संस्कृत का जो अंधानुकरण नहीं किया। इसने संस्कृत वर्णमाला और उच्चारण को अपनाया है और संस्कृत की अधिकतर ध्वनियों को ग्रहण किया है। जो हिंदी कभी भी जो अंधेपन का चाल नहीं चलती है। जो आंख मूंद कर सब कुछ अपने में नहीं लुप्त होने देती। जो थोड़ा थोड़ा जो अपने आचरण युक्त और समायुक्त शब्दों को लेकर अपने में समाया है। सब कुछ अपने में आने नहीं दिया है। इसलिए आवश्यकता अनुसार सभी भाषाओं से शब्दों को लेकर अपने में समाया है। इस तरह का फिर
अनेक प्रकार के जो भाषाओं के शब्दों को अपने हिंदी जो भाषा में समझने के लिए, समाने के लिए, फिर लीन होने के लिए आह्वान भी किया है हिंदी भाषा। संस्कृत वाङ्मय देवनागरी लिपि में लिखित है। हिंदी ने भी उसी लिपि को स्वीकार किया है। हिंदी की लिपि जब देवनागरी लिपि बोले हैं ना, संस्कृत की लिपि भी देवनागरी लिपि है। संस्कृत मतलब हिंदी का जो उद्भव संस्कृत से हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं। हिंदी ने भी उसी लिपि को स्वीकार किया है जो देवनागरी लिपि है। इसमें ध्वनि प्रतीकों, स्वर और व्यंजन का क्रम वैज्ञानिक है। स्वरों में ह्रस्व दीर्घ के लिए अलग अलग मात्राएं हैं और स्वरों की मात्राएं निश्चित है। अल्पप्राण और महाप्राण ध्वनियों के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह हैं, हम जो पिछले पाठ में सीख लिए हैं। क अल्पप्राण ध्वनि और ख महाप्राण ध्वनि। लेकिन रोमन में ख के लिए स्वतंत्र लिपि चिन्ह नहीं है, इसलिए अंग्रेजी के जो के में h मिलाकर ख लिखा जाता है। मतलब दो वर्णों का संगम से ही महाप्राण बनता है अंग्रेजी में, मगर हिंदी में ऐसा नहीं। जो सेकंड ख दूसरी ख लिखते हैं, महाप्राण ख लिखते हैं, उसी को पढ़ा जाता है। मगर अंग्रेजी में ख लिखने के लिए KH लिखना पड़ता है। केवल एक के अक्षर से काम नहीं चलेगा। इस तरह का जो सौलभ्य साधारण बहुत सुलभ भाषा है हिंदी। यह गद्यात्मक और व्यावहारिक लिपि है। इसमें पहले जिन ध्वनियों के लिए चिन्ह नहीं थे उन्हें बाद में बना लिया गया है, जैसे क, ख, ग, ज, फ, ए इत्यादि। इसमें 3 संयुक्त व्यंजन है, क्षत्र, ज्ञ। इसके अतिरिक्त कुछ और भी आवश्यक व्यंजन गढ़ लिए गए हैं, जैसे इन्य, त्र और ज्ञ। इसके अतिरिक्त कुछ और भी आवश्यक शब्द हैं, क्या है वो अब पढ़े हैं हम, न्य, त्र और ज्ञ। फिर और 2 फारसी शब्दों से आने वाले अक्षर हैं न, ढ। इनमें से अनुनासिक से जो इस शब्दों का उच्चारण करते हैं। फिर वाङ्मय में लिखने वाले ञ, घड़वाली में लिखने वाली ढ। इसमें वर्णों के नाम उच्चारण के अनुरूप है, पर अन्य लिपियों में ऐसी बात नहीं। यहाँ जो वर्ण जैसा है उसका सामान्य उच्चारण वैसा ही होता है। जो इसमें इसका जो पूरा कथन क्या है कि इस हिंदी में जो लिखा जाता है वही बोली जाती है, फिर और कुछ नहीं, इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। भाषा एक प्रवाहमय है। भाषा का अर्थ होता है कि जो भी भाषा लेने पर भी, हिंदी ही नहीं, जो भी भाषा लेने पर ही वह एक प्रवाह जैसा होता है। अनेक प्रकार के भाषाओं को अपने साथ लेते हुए प्रवाहमयी चालन रखने से ही जो इसका भाषाओं का जो जीवित होता है। भाषा कभी भी मृत नहीं होनी चाहिए। भाषा कभी नहीं मुर्दा और जड़ नहीं, जड़त्व नहीं आपादित नहीं करनी चाहिए। भाषा का अर्थ होता है प्रवाहमय होना। जो इसका जो किस पर निर्भर होता है, इसका जो नैसर्गिक और आध्यात्मिक और चारित्रिक राजनीतिक विषयों को लेकर एक प्रवाह जैसा आगे बढ़ता ही जाने चाहिए जो भाषा। इसलिए इसको भाषा एक प्रवाहमयी होनी चाहिए बोलते हैं। मानक हिंदी मतलब एक परिनिष्ठित स्वच्छता रखने वाली जो हिंदी। अक्सर यह प्रश्न किया जाता है कि हिंदी का मानक रूप क्या है, इसका आधार और मूल स्रोत क्या है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 प्रमुख बोलियों में है ना खड़ी बोली। खड़ी बोली से हिंदी का सीधा संबंध है। यह खड़ी बोली एक बड़े भूभाग में बोली जाती है जो अपने ठेठ रूप में यह रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर,
देहरादून और अंबाला जिलों में बोली जाती है खड़ी बोली। खड़ी बोली एक मानक परिनिष्ठित हिंदी के रूप में हमारे सामने आती है, हमेशा वही रहेगी। इनमें मेरठ की खड़ी बोली आदर्श और मानक मानी जाती है। मेरठ में बोलने वाले, उत्तर प्रदेश के दिल्ली के आसपास के मेरठ में बोली जाने वाली जो खड़ी बोली सुनिश्चित, स्वच्छ, सरल मानक हिंदी के रूप में जो आदर गौरवान्वित किया जाता है। यह सच है कि पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली का जो साहित्यिक या मानक रूप आज सारे देश में प्रचलित है, लेकिन वर्तमान अवस्था तक पहुंचने में उसे परिष्कार, संशोधन करनी ही चाहती है। मगर जितने भी जो अनेक प्रांतों में और अलग प्रांतों में बोलने वाली जो खड़ी बोली से ज़्यादातर मेरठ के आसपास में बोलने वाले खड़ी बोली साहित्यिक रूप में देखने पर भी और मानक रूप में देखने पर भी वही परिनिष्ठित हिंदी कहा जाता है। फिर इसमें 19वीं शताब्दी से आज तक विगत जो 150-200 वर्षों में खड़ी बोली का जो परिष्कार, परिशोधन और संस्कार हुआ है वह मेरठ, दिल्ली और आगरा में बोली जाने वाली मानक हिंदी बोली है ना, खड़ी बोली काफ़ी भिन्न हो गई है। कुछ उदाहरण देकर इस अंतर को स्पष्ट कर उसका मानक रूप स्थिर किया जा सकता है। जैसे मानक खड़ी बोली द्वित्व ध्वनियों की जो प्रधानता नहीं है, किंतु द्वित्व ध्वनि मतलब एक ही वर्ण, एक ही स्वर व्यंजन जुड़कर आने वाले शब्द, जैसे दिल्ली। किंतु मेरठ अथवा पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली में द्वित्व ध्वनियों का उच्चारण आज भी वहाँ के सामान्य लोग करते जाते हैं। मानक हिंदी खड़ी बोली बोलने पर भी इस मानक हिंदी खड़ी बोली में रहने वाले शब्दों को भी फिर थोड़ा सा द्वित्व हिंदी की शब्द भी हैं, कैसे हैं देखेंगे। पश्चिमी हिंदी में गाड़ी बोलने पर मानक हिंदी में, पश्चिमी हिंदी में थोड़ा सा अपरिपक्व भाषा में आम लोग उपयोग करने वाली जो भाषा खड़ी बोली में भी थोड़ी त्रुटियां हैं, उसको जो बताने के लिए कोशिश कर रही हूँ मैं। पश्चिमी हिंदी में भी थोड़ा सा जो गाँवों की जो खुशबू झलकती है, जो कैसा कि पश्चिमी हिंदी में गड्डी बोलती हैं, मतलब शिष्ट हिंदी में गाड़ी बोलते हैं। वैसे कि धोती बोलते हैं, धोती को जो आदमी पहनता है ना, धोती। बेटी बोलते हैं बेटी को। फिर रानी बोलती हैं रानी को। मतलब द्वित्व एक ही शब्द को जो जोर देकर बोलने वाले, द्वित्व देकर, द्वित्व वर्णों से जो कठिन रूप से बोलने वाले घोष को भी घोष के वर्णन से उच्चारण करने वाले, जो महाप्राण से बोलने वाले, महाप्राण और द्वित्व महाप्राण वर्णों से बोली जाती है पश्चिमी हिंदी में। मतलब मानक में थोड़ा सा उसका रूपांतर सरल हो जाता है। देखा को पश्चिमी हिंदी में देखा, जाता जाता, रोटी रोटी, इस तरह का होते हैं। इस तरह का पूरे जो भाषा का अर्थ क्या होता है, भाषा कैसी होनी चाहिए, हिंदी भाषा का उद्भव, जो उसकी जो परिभाषा, हिंदी की बोलियाँ, उपबोलियाँ, फिर हिंदी जो मानक हिंदी, हिंदी की उद्भव किस भाषा से हुआ है, किन किन राज्यों में बोली जाती है, इस तरह का सारे विषय को हम संक्षेप में परिचय कराए हैं। जय हिंद, सुरक्षित रहो।